फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रो। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी बेसिकली होता है कि रेशियो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। और आउटपुट क्या होती है? आउटपुट होती है कि जो हमारे को प्रोडक्ट मिला, कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट मिले बाय द इनपुट। जब वो हमने इनपुट दी, और इनपुट को हम किससे मेजर करते हैं? इनपुट होती है जो वेरियस रिसोर्सेज होते हैं जो हमने किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट को गेन करने के लिए लगाए। जैसे कि हमारे इनपुट में रिसोर्सेज कौन कौन से आ गए? लैंड हो गई, लेबर्स, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग क्या है, मशीनरी हमारी कैसी है। तो ये सारा हमारा आ गया इनपुट में। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट है। तो देखिए, प्रोडक्टिविटी हम एक तरह के मेजर नहीं कर सकते, हम डिसाइड भी नहीं कर सकते किस तरह, क्योंकि से बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको, प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, लेकिन जो हम पहले जो देखते थे कि प्रोडक्टिविटी को किस तरह से मेजर करते थे, कि हम स्किल्ड के हिसाब से, जो वर्कर की स्किल है उसके अकॉर्डिंग हम जज करते थे। कि फॉर एग्जांपल किसी वर्कर ने ज़्यादा प्रोड्यूस करा तो हम बोल देते ये इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम जज करते थे। लेकिन हमें धीरे-धीरे पता लग रहा है कि प्रोडक्टिविटी में वर्कर ही इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर, अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्शन हमारा होता है, तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस है, मिक्स अप नहीं कर सकते इसमें। लेकिन होता है कई बार, लेकिन हम नहीं कर सकते इसको। जैसे प्रोडक्शन क्या होता है कि हमने कितना प्रोड्यूस किया पर्टिकुलर टाइम में, कितना हमें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट में यूज़ करी। हम ये नहीं देखते कि हम इनपुट क्या दिया, क्या हमने वेस्टेज इम्प्रूवमेंट किया, वेस्टेज को एलिमिनेट किया या नहीं किया, वर्क फोर्स में किस तरह के, मशीन और इक्विपमेंट्स में किस तरह के चेंजेस लाई, या कुछ इनमें इम्प्रूवमेंट किया या टेक्नोलॉजी में चेंज किया, ये सारा हम नहीं देखते। ओनली हमारा टारगेट या फोकस होता है प्रोडक्शन पे। ठीक है, अगर हम अलग अलग टर्म में देखें, लेकिन दोनों चीज़ें वैसे सेम ही हैं दोनों, अगर हम देखें तो। और जो हमारा जो प्रॉफिट है और प्रोडक्टिविटी है, देखो, अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इनपुट हमने कम दिया, आउटपुट ज़्यादा है, एफिशिएंट है हमारा प्लांट, जिसकी वजह से क्या होगी? प्रॉफिट में जाएगा वो। बट अगर कोई प्लांट या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में अगर जा रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है या वो एफिशिएंट है। किस तरह से? देखो, फॉर एग्जांपल अगर कोई मान ले ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में हाई डिमांड है, ज़्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से क्या है कि वो और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई मार्केट में और कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है उसको बनाने के लिए, तो क्या है, लोग उसको खरीदेंगे, जाएंगे उसको बाय करेंगे, खरीदेंगे। इसकी वजह से क्या होगा? वो तो उसकी प्रॉफिट में तो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि क्योंकि उसने क्या वेस्टेज भी ज़्यादा कर दिए, कोई टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ नहीं किया, पावर को भी अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया, तो जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी तो डिक्रीज़ होगी, बट प्रॉफ़िट में वो जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफ़िट जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि सप्लाई किस तरह की है मार्केट में, डिमांड क्या है और कॉस्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास में एक ही प्रोडक्ट है, मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तो कॉस्ट इंक्रीज़ कर देगा, प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा वो। तो जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट में जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा है। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, वो कौन कौन से हैं? देखो, प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करना कि कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये करना, डिसाइड करना, ये मुश्किल टास्क है। ठीक है, जैसे कि मशीनरी है, या किस वजह से, बेटर स्किल की वजह से या मैनेजमेंट की वजह से किस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ये हमें जज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, कौन कौन से हैं? एक तो हमारा फर्स्ट ऑफ हो गया इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरनली डिपेंड होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, जैसे कि प्रोडक्ट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड एनर्जी, ह्यूमन फैक्टर्स, वर्क मेथड, मैनेजमेंट स्टाइल, ये सारे हमारे
इंटरनल फैक्टर्स है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनल फैक्टर वेरीज करते हैं, ठीक है। उसका प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगा और प्लांट और इक्विपमेंट्स भी सब अलग अलग होंगे। तो सारे ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि अनकंट्रोलेबल है, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि डिपेंड करता है बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो हमारे कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि कौन कौन से हैं ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, जैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है ड्यू टू इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस अगर हमारे आएंगे, उसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी अफेक्ट करते हैं जो हमारे बस में नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए या किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो किस तरह का है, किस ढंग से उन्होंने सुविधाएं दी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वाटर पावर फैसिलिटीज, ये गवर्नमेंट ने किस तरह की दी है, ये सारा जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये सारा गवर्नमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर। ये आउटर आउटर फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो कि ये किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं या किस तरह से अफेक्ट करते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट हमारा है वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, जो हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उसको मीट करेगा तो वो एफिशिएंट होगा, ठीक है। उसका कितना यूजफुल है वो, कॉस्ट फैक्टर क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट, वो सारी डिपेंड करती है प्रोडक्ट पे कि ये सारा हम चेंज कर सकते हैं बाय द जजिंग द इन्वायरमेंट कंडीशन। जो हमारी मार्केट कंडीशन है उनके उसके अकॉर्डिंग हम ये सारा डिसाइड कर सकते हैं। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो हम हो सकता है ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारा है प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। अब देखो प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमारे पास में अवेलेबल प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो भी बहुत सारे मेजर रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि जो हमारा प्रॉपर मेंटेनेंस हम करके चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, जो आइडल टाइम है मशीन का, जो कि आइडल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पे मशीन हमारी आइडल होती है, मतलब खाली रहती है, ठीक है। आइडल टाइम में वो खाली है, तो ये इस तरह से आइडल टाइम को हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन की कैपेसिटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बीच में अगर काम करें तो उसमें कोई ट्रबल क्रिएट ना हो, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हैं जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है हमारी प्रोडक्टिविटी को, बहुत एक्सटेंड लार्ज एक्सटेंड इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी को। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन अडेप्ट किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ऑटोमेशन क्या, ऑटोमेटिकली वर्क करेगा प्लांट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करा हमने वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है उसको भी हमने ऑटोमेटिक किया और उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट किया। और ये सारे जो क्वालिटी कंट्रोल किस तरह का है उसमें इम्प्रूवमेंट किया, तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। और जो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि होते हैं, फर्स्ट है हमारा लेआउट ऑफ द प्लांट शॉप एंड मशीन टूल। देखो लेआउट क्या होता है, प्लांट का किस तरह से अरेंजमेंट होता है मशीन का, इक्विपमेंट्स का, और जो हमारी शॉप फ्लोर है जिसपे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो रहा है, और जो मशीन टूल किस तरह का है, ये भी हमारा डिपेंड करता है कि प्रोडक्टिविटी हमारी क्या कैसी होगी। देखो प्लांट लेआउट का मतलब ये है कि कैसे अफेक्ट करेगा प्लांट लेआउट, ऐसे अफेक्ट करेगा कि उसमें जैसे ब्लॉकेज ना हो, जो स्मूथली फ्लो हो वर्क मटेरियल या जो रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट का। अगर उसमें मान लो कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस या एक मशीन से दूसरी मशीन पे हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें कुछ 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 रुकावट हो जाती है, कहीं हमने इस तरह से डिज़ाइन नहीं कर रखा होता, तो बीच में थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, टाइम इंक्रीज हो जाएगा।
तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो हमें कंट्रोल करने चाहिए, जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। मशीन टूल है, जो मशीन कैसी है हमारी और टूल कैसा यूज़ कर रहे हैं, वो भी इंक्रीज करते हैं। कुछ टूल्स होते हैं कि अगर मान लो उसमें कोई टूल है ऐसा इस तरह का कि जिसमें कि हमें रिक्वायरमेंट है उसको चेंज करने की, हमने चेंज नहीं किया, तो वो क्या होगा, हमारे को इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा जिससे कि वो एफिशिएंट नहीं होगा, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो वेस्टेज होगी। इसकी वजह से हमें जो वेस्टेज इंक्रीज होगी, स्क्रैप इंक्रीज होगी, तो हमें इस तरह का मटेरियल वर्क टेक्नोलॉजी और इस तरह का ये हमें यूज़ करना चाहिए। और दूसरा क्या है, जो हमें इनपुट जो चाहिए, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, और वर्क फोर्स चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। अगर उनका टाइमली सप्लाई नहीं होगा, ये तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो हमें टाइमली सप्लाई करना पड़ेगा, जो भी इनपुट्स हैं जो हमारी, उसको हमें टाइमली सप्लाई देनी पड़ेगी। और सेकंड हमारा थर्ड हमारा आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो देखो ये चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन को किस तरह से प्लान करना है और किस तरह से कंट्रोल करना है। बिकॉज हमें हमारे पास में नेक्स्ट डे का प्लान ऑलरेडी होना चाहिए। बिकॉज अगर प्लान ही नहीं होगा तो किसी को पता ही नहीं होगा क्या करना है आगे जाके, ठीक है। तो ये सारा हमें प्लान करना चाहिए और कंट्रोल भी करना चाहिए। अगर मान लो आज हमने कोई मिस्टेक करी तो इन फ्यूचर वो कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस हमारे सिस्टम का किस तरह से है। अगर मान लो कि कोई मशीन है चलते चलते वो बंद होगी, तो पूरा ही सिस्टम हो सकता है ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो मैटर करता है वो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, ये हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में मैटर करता है वो, ठीक है। तो इस तरह से हमें मेंटेनेंस और रिपेयरिंग को भी हमें वो देनी चाहिए, उसको भी करना चाहिए, ठीक है। और वेस्टेज है जो कि हमारे कई बार हो जाता है उस स्क्रैप की फॉर्म में, या जो गलत प्रोडक्ट बना दिया, जो कि रिजेक्टेड पीस होते हैं, तो उनको कम से कम हमें करना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए, जो कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जो हमारा है इस तरह का होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, कि एक जगह से दूसरी जगह एक मशीन पे जाने में उसको कोई भी ट्रबल ना हो, स्मूथली फ्लो होता रहे हमारा मटेरियल, एक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इंस्पेक्शन सिस्टम हमारा कैसा है, देखो एक तो इंस्पेक्शन सिस्टम हम ये कंट्रोल करते हैं इंस्पेक्शन से, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, देन थर्ड स्टेज पे। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि हमने इंस्पेक्शन स्टार्टिंग में किया ही नहीं और ये रॉ मटेरियल ही हमारे पास में खराब आ गया, तो उसको इंस्पेक्ट किया ही नहीं हमने हमने तो वो प्रोडक्ट भी हमारा अच्छा नहीं बनाएगा। और मान लो रॉ मटेरियल ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, हमने वहाँ पे अगर कंट्रोल कर लेते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन कर लेते हैं, तो वो फाइनल प्रोडक्ट भी जो हमने बनाने में वो जाएगी, जो पावर या फिर जो मटेरियल या फिर हमें लेबर फोर्स जो लगेगी वो हमारी कम होगी। तो इसलिए इंस्पेक्शन हमें टाइमली करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमें मटेरियल और एनर्जी का, सही ढंग से हमें मटेरियल और एनर्जी का सही ढंग से इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। किस तरह से होता है मटेरियल, जैसे राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल चूज करना चाहिए हमें, वेस्टेज और स्क्रैप को कम से कम करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। स्टॉक जो हमारा है, ये नहीं कि हमारा स्टॉक में बहुत सारा पड़ा हुआ है, यूज ही नहीं आ रहा वो, तो हमने तो उसमें लगा दिया, पहले पैसे लगा दिए। तो हमें इस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा इन्वेंट्री भी ना हो, बिकॉज हमें स्टोरेज के लिए और उसको सारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक के लिए भी, कि क्या हमारे इन फ्यूचर हमारे को रिक्वायरमेंट होगी, बट हमारा प्रॉपर मेंटेन नहीं है रजिस्टर या जो भी स्टॉक का, तो हमें पता ही नहीं होगा, वो सारा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सब मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसे कंट्रोल करना पड़ता है हमें, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज एंड सप्लाईज, और किस तरह से जो सोर्सेज हैं सप्लाई के हमारे, किस तरह से वो डेवलप्ड हैं, किस तरह से उनको भी देखना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमल एनर्जी यूटिलाइजेशन, एनर्जी सेविंग, और देखो एनर्जी का इस तरह से यूटिलाइज होना चाहिए कि एनर्जी सेव भी करनी चाहिए हमें। और ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो प्रोडक्टिविटी को डिपेंड करते हैं, बेसिकली ह्यूमन जो फैक्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं स्किल कैसी है, वो एबिलिटी है या नहीं है कि वो काम कर देगा या नहीं करेगा, कितना वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है नहीं करना है कर रहा है, उसकी एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग फैसिलिटी है या नहीं, ट्रेनिंग किस तरह की है, एक्सपीरियंस कितना है, उसका एटीट्यूड कितना है एम्प्लॉयज़ का।
तो ये सारा डिपेंड करता है। ये सारा अगर हमारा सही ढंग से होगा, अच्छे से मेंटेन करेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ हमारे पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में भी, उसको सजेस्ट करेंगे अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए सजेस्ट करेंगे, तो ये पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एक्चुअल में जो वर्क करते हैं वो एम्प्लॉयज़ ही वर्क करते हैं, तो हमें इस तरह से हमें मैनेजमेंट को पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए, ठीक है। और मोटिवेट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो हम इंसेंटिव दे सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा उनको दे सकते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है वर्क मेथड। वर्क मेथड क्या होता है, जैसे प्रेजेंट वर्क मेथड है, वो अगर हमारा किस तरह का है, जो हमारा वर्क किस तरह से हम काम कर रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे वो, ठीक है। इस तरह से हमें स्टडी करनी चाहिए, वर्क स्टडी करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्निक्स और ट्रेनिंग को अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि इम्प्रूव करे हमारी प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। और मैनेजमेंट का जो स्टाइल है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट स्टाइल भी इम्प्रूव करता है, इतना रिजिड नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट का स्टाइल कि जो बर्डन फेस करे, जो वर्कर है हमारे बर्डन फेस करे। जो पॉलिसीज है, उसके प्रोसीजर है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशंस है, वो स्मूथली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्कर के बर्डन फेस करे। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनेमिक मैनेजमेंट स्टाइल होना चाहिए हमारा, ठीक है। वो चेंज होना चाहिए टाइम टू टाइम, ये नहीं कि ये करना है तो यही करना है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहना चाहिए। और जो नेक्स्ट हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि हम अनकंट्रोलेबल हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ नहीं होता जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में क्या आएगा, इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस आएंगे। इकोनॉमिकल चेंजेस में कौन कौन से हैं, शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट। अगर देखो शिफ्ट है एम्प्लॉयमेंट में, वो कैसे एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं सब सारा, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, मतलब करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है सारा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारे पास में तो अवेलेबल रिसोर्सेज पहले जैसे हैं, तो हमें इंपोर्ट करने के लिए हमें इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए ना, उस तरह से इतना स्टेबल होना चाहिए। तो अगर स्टेबल नहीं है तो वो हमें अफेक्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी हमारी। और इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस भी देखना चाहिए हमें, जो कितना कंपटीशन है मार्केट में, उस तरह की भी अगर हमारे पास मान लो कि किसी के पास में इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा, इकोनॉमिक बेस ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो अपना बेस बना लेगा। अगर मान लो कोई ऐसी फैक्ट्री है जो कि कम इकोनॉमिक में चल रही है, जिसका लो स्केल पे चल रही है, तो वो तो थोड़ा अपने अपने अकॉर्डिंग चलेगी ना। तो ये सारा डिपेंड करता है, ये अफेक्ट करता है सारा प्रोडक्टिविटी को हमारा। और जो सोशल चेंजेस क्या है, जो सोशल चेंजेस है, पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का, लेबर फोर्सेस का, एजुकेशन का, कल्चरल वैल्यूज का, या उसका एटीट्यूड किस तरह का है हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी बहुत मेजरली सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। और नेक्स्ट हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मैन पावर, लैंड एंड रॉ मटेरियल किस तरह का है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है। वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। देन लास्ट में हमारा आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज लेके आई है, और गवर्नमेंट ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा प्रोग्राम जो लोन दे रही है, नहीं दे रही है, कुछ ट्रांस जो पॉलिसीज है, इंटरेस्ट रेट कैसा है गवर्नमेंट का, टैक्सेस कैसे हैं, जो फिस्कल पॉलिसीज के अंदर में आता है, जो पावर ट्रांसमिशन है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह का है। तो ये सारा जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ये कंट्रोल करती है, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि सूटेबल हो हमारे जो इंडस्ट्री के लिए, वो सूटेबल हो। इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए कि हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जो कि हमारे हाथ में नहीं होती। ये डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट किस तरह की है, या फिर उन्होंने किस तरह के रूल और रेगुलेशन लगा रखे पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए या पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। थैंक यू।